जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, कल आप लोगों ने जो है टेस्ट नंबर 30 का स्टडी आप लोगों ने किया था। आज जो है टेस्ट नंबर हमारा ये 31 है। टेस्ट नंबर 31 टेस्ट नंबर 31 में हम लोग देखने चल रहे हैं ग्रेविटेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। गुरुत्वाकर्षण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है गुरुत्वाकर्षण बल है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ। पहला सवाल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज आ। गुरुत्वाकर्षण बल है, पहला ऑप्शन है प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। तीसरा ऑप्शन है बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स, और चौथा ऑप्शन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में स्क्रीन पर देख रहे हैं, बट जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ईजा। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल नेचर में पाए जाने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण बल नेचर में पाया जाने वाला फोर्स है। इट इज़ अ नेचुरल फोर्स, ठीक है, नेचुरल फोर्स, ध्यान रखिएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला बल है। दूसरा पॉइंट, ये कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब बच्चों संरक्षी बल होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। सेंट्रल फोर्स हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय बल। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो है ये प्रकृति में पाए जाने वाला बल है, यह संरक्षी बल होता है, और यह सेंट्रल बल होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यह हमेशा आकर्षणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यह सदैव आकर्षणात्मक होता है, आकर्षणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। कई क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। और ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अगला पॉइंट, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ध्यान रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए आप। फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज इक्वल टू होता है G(m1m2) अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। इतने पॉइंट हमने बता दिया। कम से कम 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ गया आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, केपलर के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, किसी ग्रह का परिक्रमण काल मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट सूर्य से इसकी औसत दूरी आर निम्न समीकरण के अनुसार होता है। यहाँ पर बच्चों केपलर का तीसरा नियम लिखा हुआ है, तो आप लोगों को केपलर का थर्ड लॉ मालूम होना चाहिए कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा आर क्यूब होता है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, क्या बोल सकते हो? टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो नेक्स्ट लाइन में? टी स्क्वायर अपान आर क्यूब इज इक्वल टू के मीन्स क्या होता? कॉन्स्टेंट। अब बेटा इसको ऊपर ले जाओ, r टू द पावर -3 हो जाएगा। टी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको, टी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान रखिएगा, एक केपलर के ग्रहों की गति संबंधी थर्ड लॉ है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ग्रह, एक कोई प्लैनेट है, सूर्य के चारों ओर सन के अराउंड दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये एक चित्र दिया गया है, सन यहाँ पर दिखाया गया है, और जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड चल रहा है। पूछा गया है किस बिंदु पर ग्रह की चाल अधिकतम होगी। तो प्यारे बच्चों, केपलर सेकेंड लॉ हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ईच प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब जो केपलर के ग्रहों के गति संबंधी जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? प्रत्येक ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है, अर्थात
ग्रह की एरियल स्पीड क्षेत्रीय चाल da/dt कांस्टेंट होती है। ठीक है, एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, da/dt का मान कांस्टेंट होगा। बच्चों da/dt जब डेरिवेशन किया जाता है, एरियल स्पीड आती है L/2m। L का मतलब एंगुलर मोमेंटम, m का मतलब ग्रह का द्रव्यमान, तो इसका मतलब L/2m कांस्टेंट होगा। अगर L/2m कांस्टेंट होगा तो L क्या होगा, L कांस्टेंट हो जाएगा। L का मतलब कोणीय संवेग। तो केपलर के ग्रहों के गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जो है हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह की अगर क्षेत्रीय चाल नियत होती है, इसका मतलब क्या है कि जब प्लैनेट, ये ग्रह है जो ए पोजीशन में दिखाया गया, जब प्लैनेट सूर्य से दूर होता है तो स्पीड मिनिमम होती है। ठीक है, और जब ये प्लैनेट नज़दीक आ जाता है, जब ग्रह सन के पास आ जाता है तो स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम स्पीड होती है। पूछा गया है कि किस बिंदु पर, ये 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, पूछा गया है किस पॉइंट पर ग्रह की चाल सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पर प्लैनेट सूर्य के सबसे नज़दीक है। कहाँ पर नज़दीक है, बी पॉइंट पर। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और केपलर के ग्रहों की गति का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करते हुए ग्रह की निम्न में से कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। अगर कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रहा है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती है। पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तीसरा है लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग। चौथा है एंगुलर मोमेंटम। तो फ्रॉम द केपलर सेकेंड लॉ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि जो है एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, कोणीय संवेग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सरल सवाल है। स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। आर का क्या मतलब है, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। जी का क्या मतलब होता है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इन तीनों के टर्म में हमें मास ऑफ अर्थ बताना है, पृथ्वी का द्रव्यमान बताना है कि व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी me/re²। यहाँ पर re की जगह r दिया गया है सवाल में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी me/r² हो जाएगा कि नहीं, r², ये लिख सकते हैं, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी me/r²। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो g इंटू r², क्या हो जाएगा, g इंटू r² अपान में क्या हो जाएगा, कैपिटल जी बराबर me। तो g इंटू r², ऑप्शन डी को देखना, स्मॉल जी इंटू r², स्मॉल जी इंटू r² अपान कैपिटल जी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मास ऑफ अर्थ जो होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार। पहला ऑप्शन 0, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा जो है पोल पर भार से कुछ कम, और चौथा विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर पर भार से कुछ कम। ये बताना है कि वेट कितना होता है। तो बच्चों W बराबर, ये कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो वेट W, भार W बराबर क्या हो जाएगा, mg, W बराबर mg। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के केंद्र पर आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 0। अगर नहीं जानते हो तो नोट कर लो, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अगर g का मान 0 हो जाएगा तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी 0। इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी वस्तु हो, कितने भी द्रव्यमान की वस्तु हो, उसका भार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी तल पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, मतलब अर्थ के सरफेस पर जब हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जी की वैल्यू पूछी गई है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है कि रिमेन्स अनचेंज होती है या फर्स्ट इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, ये हमको बताना है। तो कैसे किया जाएगा, देखो पृथ्वी तल से पर इक्वेटर से, देखो पृथ्वी की आकृति जो है कुछ इस तरीके से पूर्णतया गोल नहीं है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो इलेप्टिकल है, ओवल शेप में है, अंडाकार है। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर की रेडियस क्या है ज़्यादा और पोल की रेडियस क्या है कम। स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी ME/RE²। ये जो इक्वेटर की रेडियस होती ना, पोल की रेडियस से लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह पर अलग अलग जगहों पर स्मॉल जी का मान अलग अलग होता है। उसका मेन रीजन क्या है, शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ पूरी तरीके से स्फेरिकल ना होना, मतलब एलिप्टिकल जो शेप है, इसी वजह से सतह पर ही अलग अलग जगह पर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जब यहाँ की बात करते हैं इक्वेटर की, विषुवत रेखा की बात करते हैं, भूमध्य रेखा की बात करते हैं, तो ये वाली जो रेडियस होती है, इस रेडियस से पोल की रेडियस से लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा है। जब ये रेडियस ज़्यादा है, अगर रेडियस ज़्यादा है बच्चों, तो जी का मान क्या होगा, कम। यहाँ पर बताओ, अगर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण G1 मान लें और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण G2 मान लें, अब यहाँ रेडियस ज़्यादा तो यहाँ जी कम है, यहाँ रेडियस जो है कम है तो यहाँ जी ज़्यादा है, तो क्या होगा, G2 ग्रेटर दैन G1। तो क्या होगा, जब हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, यहाँ कम था, यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा, इंक्रीज होता है। इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। अगर यहीं पर यह कहा जाता किसी भी वस्तु को इक्वेटर से पोल की ओर ले जाने पर उस वस्तु का भार, वेट पर क्या चेंजमेंट आएगा, तो वेट बराबर क्या होता है, M/G। जब जी बढ़ जाता है तो वेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः अचानक घूर्णन बंद कर दे तो जी का मान, ठीक है। अचानक घूर्णन बंद करने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अगर अचानक रोटेशन बंद कर दे, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो जी की वैल्यू बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है ध्रुवों पर इंक्रीज हो जाएगा, पोल्स पर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पोल्स पर डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है इक्वेटर पर इंक्रीज हो जाएगा और चौथा ऑप्शन है इक्वेटर पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर पृथ्वी रोटेशन कर रही होती, ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसकी वजह से जी डैश की वैल्यू कितनी होती है, G-RE⍵² cos स्क्वायर लैम्डा, ये फार्मूला होता है। पृथ्वी का अपने अक्षीय रोटेशन के कारण से जो जी का मान चेंज होता है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। पहली बात तो पोल पर जो है रोटेशन की वजह से जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पोल पर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी। तो एक्सियल रोटेशन के कारण पोल पर जी के मान में कोई चेंज नहीं होता है, इक्वेटर पर जरूर बदलता है। रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर जो जी का मान होता है, जी डैश G-RE⍵² होता है, ध्यान रखिएगा। रोटेशन की वजह से, एक्सियल रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर जो जी का मान होता है वो घटता है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, रोटेशन की वजह से जी डैश बराबर होता है G-RE⍵²। तो जी से कोई चीज़ माइनस हो गई तो घट गया ना, तो जी डैश का मान जी से क्या होता है, कम होता है। अब अगर रोटेशन समाप्त हो जाए तो ओमेगा 0 हो जाएगा। जब ओमेगा 0 हो जाएगा तो जी डैश का मान कितना हो जाएगा, जी डैश बराबर जी। रोटेशन की वजह से जी डैश कितना था, G-RE⍵²। कहाँ पर, ये इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। अगर पृथ्वी रोटेशन कर रही होती तो जी डैश का मान कितना रहता, G-RE⍵²। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर। लेकिन जब रोटेशन बंद हो गया तो वही जी डैश कितना हो गया, जी हो गया। तो बताओ पहले कितना था, G-RE⍵², अब कितना हो गया, जी हो गया। तो बताओ पहले की तुलना में बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यदि पृथ्वी अचानक रोटेशन बंद कर दे तो पोल पर जी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी का मान वैसे भी नहीं बदलता, चाहे रोटेशन करे चाहे ना करे। लेकिन इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। पोल्स पर, सॉरी, इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, पोल पर कोई चेंज नहीं होता, इक्वेटर पर क्या होता है, जी का मान बढ़ जाता है, विषुवत रेखा पर इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। पोल वाले तो कोई ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि पोल पर जी नो चेंज, ठीक है, नो चेंज।
ध्यान रखिएगा, पोल पर रोटेशन की वजह से जी का मान नहीं बदलता, चाहे रोटेशन हो चाहे ना हो, बस इक्वेटर वाला आपको देखना है। ठीक है, रोटेशन होने की वजह से जी घटता है, रोटेशन बंद हो जाने से जी का मान इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पर? इक्वेटर पर। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी को अपने अक्ष के परितः घूर्णन चाल बढ़ा दिया जाए, ठीक है, विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार, तो भार W का रिलेशन किससे होता है? जी से। तो जी के अगर जी के बारे में हमें पता चल जाए तो वेट के बारे में भी बता देंगे हम लोग। तो पहले तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज किया जा रहा। ठीक है, यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन चाल बढ़ा दे तो इक्वेटर पर जो है वस्तु के वेट पर क्या असर पड़ेगा? तो जो जी के मान में असर होगा वही जो है वेट पर असर होगा। तो जी के मान में क्या असर पड़ता, पहले तो ये बताओ। जी डैश इक्वेटर की बात किया जाए तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ओमेगा का मान बढ़ता जाएगा तो ये जो जी डैश का मान होगा वो घटता ही जाएगा, क्योंकि जी में से उतनी ही बड़ी चीज़ घटती जाएगी, तो जी डैश डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे वैसे वैसे जी डैश का मान क्या होगा? घटेगा, और जब गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो वेट भी घटेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, जो है ओमेगा इंक्रीज होने से क्या होता है? आर ई ओमेगा स्क्वायर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जी डैश का मान डिक्रीज होता है, अर्थात वस्तु का भार जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, वेट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा, एक ग्रह ए पर गुरुत्वीय त्वरण, कोई ग्रह ए है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी ए, दूसरे ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण का 1/9 है। मतलब ए पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/9 है, मतलब ये GB/9। ठीक है, एक मिनट, ए पर गुरुत्वीय त्वरण जी ए बी के गुरुत्वीय त्वरण का 9 गुना है, उल्टा इसमें लिखा है 9 इंटू GB, 9 गुना है, 1/9 नहीं। यहां पर लिखा है ए पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 9 गुना है, तो जी ए बराबर 9 GB। तो यहां से GB बराबर क्या हो जाएगा? GA/9। याद रखिएगा, GB बराबर क्या हो जाएगा? GA/9, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि ए पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी के गुरुत्वीय त्वरण का 9 गुना है। तो ये इक्वेशन लिखेंगे तो GB बराबर GA/9 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा, एक व्यक्ति ए पर 2 मीटर तक उछल सकता है या कूद सकता है, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो जंप कर सकता है? मान लो यू वेग से वो उछल रहा, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा? एच मैक्स बराबर होता है U²/2G। ठीक है, तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो ए पर, ग्रह ए पर वो 2 मीटर तक उछल सकता है, ये एच मैक्स दिया गया 2 मीटर। अब दूसरे ग्रह पर वो कितने मीटर ऊंचाई तक उछल सकेगा? इसका मतलब दूसरे ग्रह पर ऊंचाई एच बी अगर निकालना है तो U²/2GB, और GB बराबर क्या होगा? जी की जगह GB लिखेंगे ना, तो जो ए का एक्सेलरेशन उसका 1/9 हो जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, और इतना दिया गया 2 मीटर पहले वाला, तो 2 × 9 कितना हो जाएगा? 18 मीटर। तो 18 मीटर तक उछल सकता है, क्योंकि जी का मान बी पर कितना हो जाएगा? GA/9 हो जाएगा। सवाल में दिया गया ए पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी का 9 गुना है, तो बी का गुरुत्वीय त्वरण ए का 1/9 हो जाएगा। ठीक है, जब 1/9 हो जाएगा तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, तो 9 गुनी ऊंचाई तक उछल सकेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। अब जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग जानते हो, F = होता है Gm1m2/r², ये होता ना, F बराबर Gm1m2/r²। इसमें जो कैपिटल जी होता ना, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कैपिटल जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की, कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी की जो विमा सूत्र होती है जब निकालते हैं, m-1 L3T-2 होता है। ठीक है, m-1 L3T-2, ऑप्शन सी को देखना, m-1 L3T-2, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्मॉल एम तथा कैपिटल एम द्रव्यमान के दो गोले, टू स्पेयर्स हैं, उनके मास दिए गए हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम। दो गोले वायु में स्थित हैं, एयर में हैं, तथा इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। जब स्मॉल एम और कैपिटल एम द्रव्यमान को दो गोलों को एयर में रखते हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F है। यदि इनके चारों ओर विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी 3 वाला कोई लिक्विड भर दिया जाए, मतलब यहाँ पर कोई मीडियम ला दिया जाता है, तो पूछा गया अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स। नोट कर लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स। गुरुत्वाकर्षण एक मतलब माध्यम पर अनिर्भर बल है, माध्यम पर निर्भर ही नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। एयर हो या कोई भी मीडियम हो, जितना बल लग रहा होगा उतना ही बल लगेगा। जब वो दोनों गोले वायु में थे, F बल लग रहा था, अगर उनके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाता तो भी वही सेम फोर्स लगेगा। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये हर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ग्रह सूर्य के चारों ओर, दो प्लैनेट है सूर्य के अराउंड R1 और R2 त्रिज्या की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यदि उनके परिक्रमण काल T1 व T2 हो तो T1/T2 का मान बताना है। तो केपलर सेकेंड ला लगेगा, थर्ड ला लगेगा यहाँ पर, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। केपलर के ग्रहों की गति संबंधित तीसरा नियम लगाइए। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, तो क्या कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁵3/2, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁵3/2, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁵3/2। तो क्या कह सकते हो, T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा, R1/R⁵3/2। ठीक है, तो T1/T2 की वैल्यू हमको बतानी है। T1 T2 उनके टाइम पीरियड है, तो R1/R⁵3/2 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केपलर के ग्रहों के गति संबंधी दूसरा नियम जो है, क्या लिखा है, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। मतलब इसके कहने का मतलब ईच प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये द्वितीय नियम है। तो ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहला है लीनियर मोमेंटम, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा एनर्जी, चौथा चार्ज। क्या आंसर होगा, एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में किसी ग्रह की चाल, अब देखिएगा, अगर कोई भी प्लैनेट, ये क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में किसी ग्रह की चाल, पहला ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर सेम होती है, और अगला ऑप्शन है सूर्य के निकटतम बिंदु पर अधिकतम होती है, तो शायद यही सही है। जैसे अभी एक पॉइंट यहाँ पर ले लें A, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लें B, यहाँ पर सन है, तो हमने आपको बताया भी है जब प्लैनेट दूर होता है सन से तो यहाँ पर स्पीड कम होती है, और जब प्लैनेट के नज़दीक आ जाता है, प्लैनेट सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो सूर्य के निकटतम होने पर सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, सूर्य के निकटतम होने पर सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड होगी कब, जब वो प्लैनेट सन के नियर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का भी देख लिए हैं। अभी जो है दो सीरीज और आएगी शायद, ठीक है, 2 या 3 सीरीज जितनी भी बन पाएंगी उतनी सीरीज आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे आप सभी लोग इन क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर नोट किया करें, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ाते समय यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप समझ रहे हैं, कोई टाइपिस्ट तो आ नहीं रहे हैं। ये एक ही मीडियम में दिया जा सकता, बट समझाया सबको जा सकता। हमारे लिए सभी बच्चे ज़रूरी हैं। बच्चों जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। धन्यवाद।